तुम्हारे चेहरे की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारे ऊपर एक गंभीर विपत्ति आने वाली है। ए साधु बाबा, फालतू की बकवास ना करो। हम स्वयं हाथ की रेखाएं देखते हैं और दूसरों का भविष्य बताते हैं। हम इस राज्य के ज्योतिष हैं, राज ज्योतिष। हमें मत बताओ कि हमारी पत्नी के साथ क्या होगा, हम स्वयं जानते हैं। अच्छा, तो तुम्हें अपने ज्ञान पर इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। आदित्य, मेरे हाथ की रेखाएं देखो ना। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? साधु की बात में आ रही हो, मेरा हाथ देखो। चलो। नहीं, बस एक बार देख लो, क्या कहती है मेरी रेखाएं। आदित्य ने जैसे ही रूपवती के हाथ की रेखाएं देखी, वो चौंक गया। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। क्या हुआ आदित्य, तुम इतने डर क्यों गए? केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक शिक्षित किसान रहा करता था। आदित्य को ज्योतिष का बहुत ही अधिक शौक था। उसका एक पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ था। एक दिन आदित्य सुबह के समय गांव के बाजार में खड़ा था कि तभी गांव का ही एक व्यक्ति दीनू आदित्य के पास आ गया। अरे ओ आदित्य, अरे अच्छा हुआ भाई तुम यहीं मिल गए। मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। हाँ, का हो गया? कोनो खास काम है का? अरे आदित्य, बात ये है कि मेरी आयु जो है वो 30 वर्ष से अधिक की हो चुकी है और जब भी कोई लड़की वाले मुझे देखने आते हैं तो कोई ना कोई मुझ में कमी निकाल कर वापस चले जाते हैं। ए भैया, तुमको तो हस्तरेखा का बहुत ज्ञान है ना, मेरा हाथ देखकर बताओ ना कि क्या मेरा विवाह होगा भी कि नहीं होगा। देखो भाई। अरे मेरे दोस्त, हाथ की लकीरें कभी झूठ नहीं बोलती। लाओ लाओ दिखाओ। इतना कहकर उसने दीनू का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज तुम्हें बलियापुर गांव से कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। दीनू ये सुनकर चौंक गया। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो फिर खुश हो जाओ मेरे दोस्त, खुशखबरी है, वो तुम्हें पसंद कर लेंगे और इसी महीने तुम्हारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। हाँ। खुश रहो। ये सुनकर दीनू खुश हो गया और वहां से चला गया। आदित्य चुपचाप अपने खेत की ओर चला गया। वो खेत में काम करने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। ए आदित्य, सुनो सुनो सुनो। मैं तुम्हारी और दीनू की बातचीत सुन रहा था दूर से। ये बताओ भाई, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि दीनू का विवाह इसी महीने हो जाएगा, है? मुखिया जी, ये पूरा गांव जानता है कि हम हाथ की लकीर पढ़ सकते हैं और हाथ की लकीर कभी झूठ नहीं बोलती। आप देख लेना, दीनू का विवाह इसी महीने होगा। हाँ हाँ, तो ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हारी ज्योतिष विद्या को प्रणाम कर लूंगा। मान जाऊंगा कि तुम वाकई में हाथ पढ़ना जानते हो। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। कुछ देर बाद आदित्य अपने घर लौट आया। घर पर उसकी पत्नी रूपवती उसका इंतजार कर रही थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने दीनू का हाथ देखकर भविष्यवाणी की है कि उसका विवाह इसी महीने हो जाएगा, जबकि पिछले 5 वर्षों से जब भी कोई लड़की वाले आते हैं उसमें कोई ना कोई खामी निकाल कर चले जाते हैं और उसका विवाह बार बार अटक जाता है। अब भाई रूपवती, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, ये हाथ की लकीरें कभी झूठ नहीं बोलती। हमने दीनू के हाथ की लकीरें देखी हैं। अरे बहुत अच्छा योग बन रहा है और उसका विवाह वास्तव में, देख लेना तुम, इसी महीने होगा। ये सुनकर रूपवती थोड़ा क्रोधित हो गई। सबके हाथ की लकीरें देख रहे हो, कभी अपनी भी देख लो। बता दो, तुम्हारी किस्मत की लकीरों में धनवान बनना कब लिखा है? अरे हमारे हाथ की लकीरें भी अच्छी हैं रूपवती, बस चिंता न करो, बहुत जल्दी अपनी किस्मत बदलने वाली है। इतना कहकर आदित्य मुस्कुराया और अपने घर से बाहर निकल गया। समय ऐसे ही बीतने लगा।
एक दिन आदित्य अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी गांव का साहूकार वहां आ पहुंचा। हे आदित्य, अब से तुम अपने खेत में काम करना बंद कर दो, क्योंकि तुमने मेरा अब तक कर्ज नहीं चुकाया है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। उसने साहूकार की ओर देखा और कहा, अरे, हमको माफ कर दीजिए साहूकार जी, हमको सच में याद ही नहीं रहा। कुछ समय पहले हमारी पत्नी बीमार पड़ी थी और हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैं आपके पास अपनी जमीन गिरवी रखकर ब्याज पर धन लेने आया था, बिल्कुल भूल ही गया। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, मैं आपका पूरा धन ब्याज सहित बहुत जल्द चुका दूंगा। हाँ। ये सुनकर साहूकार हंसने लगा। अरे भैया, नौटंकी करना तो कोई तुमसे सीखे। सारे गांव का हाथ देखते हो, सबको बताते हो कि किसका समय अच्छा आने वाला है, किसका विवाह होने वाला है, किसका संकट दूर होने वाला है। आज तक क्या कभी तूने अपने हाथ की लकीर देखी है? क्या मतलब साहूकार जी? अरे मतलब ये है कि अब से तेरा ये खेत मेरा हो गया। कर्ज देने से पहले मैंने तुझसे एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया था। उस कागज पर समय सीमा भी लिखी हुई थी, जो कि अब हो चुकी है पूरी। अब मुझे धन नहीं चाहिए भैया, मुझे चाहिए तुम्हारा ये खेत। ये सुनकर आदित्य निराश हो गया और चुपचाप अपना खेत छोड़कर जाने लगा। अरे कैसे किसान हो भाई तुम? तुम्हारा खेत छिन गया, और कोई होता तो मेरे पांव पकड़ लेता। यहां से यूं ही चले जा रहे हो, गजब है। तो क्या करूं साहूकार जी, गलती मेरी है। अब हमको सिर्फ ये जानना है कि इतनी महत्वपूर्ण बात हमको याद क्यों नहीं रही। इतना कहकर आदित्य अपने घर लौट आया और सारी घटना अपनी पत्नी रूपवती को बताई। तुमने जमींदार का कर्ज इतने समय से नहीं चुकाया। कैसे किसान हो तुम? तुम्हारा खेत तुम्हारे हाथ से छिन चुका है और तुम ये बात मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य गंभीर सोच में डूब गया। जानता हूं रूपवती, सब जानता हूं, और आज रात मैं इसी बात का पता लगाऊंगा कि इतनी महत्वपूर्ण बात भला मुझे याद क्यों नहीं रही। तुम हमेशा कहती थी ना कि हम दूसरों का हाथ देखते हैं, अपना हाथ काहे नहीं देखते। तो आज रात हम अपने हाथों की लकीरों का गहराई से अध्ययन करेंगे। और तुम तो जानती ही हो। वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी रूपवती चलते चलते बोली, लकीरें कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे पता है तुम यही कहने वाले हो। रात के समय आदित्य एक बहुत ही प्राचीन किताब खोलकर बैठ गया और मोमबत्ती की रोशनी में अपने हाथ की लकीरों को देखने लगा। कुछ देर बाद उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। हाँ, समझ गया। समय नहीं चाहता था कि मैं कर्ज चुका दूं, इसीलिए ये बात मेरे दिमाग से उतर गई। मेरे हाथ की लकीरें बता रही हैं कि मेरा समय बहुत जल्द बदलने वाला है। अगली सुबह जब आदित्य नींद से जागा तो उसकी पत्नी रूपवती ताना मारते हुए बोली, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम रात भर सोए नहीं। लगता है सारी रात अपने हाथों की लकीरें ही ताकते रहे। तो क्या पढ़ा तुमने? तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है? कल रात मैंने अपनी हस्तरेखाओं को बहुत गौर से देखा रूपवती। मेरा वक्त आज से बदलना शुरू होने वाला है। हाँ। तुम्हारा वक्त बदल चुका है आदित्य। आदित्य, क्योंकि कल तक तुम्हारे पास उपजाऊ जमीन थी, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अरे चिंता ना करो, जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास करो, क्योंकि हाथ की लकीरें कभी झूठ नहीं बोलती। इतना कहकर आदित्य अपने घर से बाहर निकल गया और एक वृक्ष के नीचे गंभीर सोच में बैठ गया। मेरे हाथ की लकीरें तो मुझे महल जाने की ओर इशारा कर रही हैं। योग महल में उन्नति का बन रहा है, लेकिन इंसान को भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं। अगर महल जाता हूं
तो मेरे पास ना तो अच्छे वस्त्र हैं और ना ही कोई घोड़ा। काश मेरे पास इतना धन आ जाए कि मैं एक सुंदर सा घोड़ा और अच्छे वस्त्र खरीद सकूं। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। फिर कुछ देर बाद वो अपने आप से बोला, क्यों ना साहूकार से थोड़ा और कर्ज मांग लिया जाए। इतना कहकर आदित्य साहूकार के घर चला गया।